नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूँ रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट, प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 4 साल में सबसे निचली स्तर पर, प्रॉपर्टी में निवेश का बढ़िया मौका। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के मामले में भारत निचले स्तर पर, प्रोजेक्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह अप्रूवल्स में देरी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कौन सा प्रोजेक्ट है आपके लिए बढ़िया, और करेंगे मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से। आरबीआई ने प्रॉपर्टी बाजार में चल रही कीमतों के रुझान के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 4 साल के सबसे निचली स्तर पर है। यानी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया मौका हो सकता है, क्योंकि आने वाले 6 से 7 महीने में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की उम्मीदें की जा रही है। प्रॉपर्टी बाजार में निवेश का मौका इससे बढ़िया फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि संपत्ति की कीमतें अपनी निचली स्तर पर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्टी की कीमतों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक रियल एस्टेट मार्केट में कीमतें पिछले 4 साल में निचले स्तर पर हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों में ये गिरावट 4% की है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि घरों की कीमतें पिछले 4 साल में 61% बढ़ गई थी। प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 78% जयपुर में हुई थी। आरबीआई के ये आंकड़े देश के 13 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के अध्ययन से जुटाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट से बाजार में निवेश का सुनहरा मौका बना हुआ है। 5-6 साल की अवधि में मार्केट डाउन आ गया था, डिमांड नहीं थी और जितनी सप्लाई थी वो एक्सेस में थी, तो इसलिए जो दाम हैं सब बोल रहे थे गिरने चाहिए, वो सत्य में गिरे हैं और 20 से 25% सस्ते हुए हैं। तो इस वक्त ये स्थिति है कि दाम सस्ते हैं, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है वो सुदृढ़ होती जा रही है। तो यही आशा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो शायद डिमांड ऊपर जाएगी, लोगों की जो नौकरियां हैं वो पक्की रहेंगी। तो डिमांड जैसे ही ऊपर जाती है तब बिक्री जो है वो अधिक। सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें। दूसरी वजह है बाजार और प्रॉपर्टी खरीदारों के खराब सेंटिमेंट्स। तीसरी बड़ी वजह है महंगे होम लोन रेट। इसके अलावा खरीदारों की बचत में आई कमी भी इसमें आड़े आ रही है। इन सब वजहों से प्रॉपर्टी की मांग में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल मांग में करीब 40% की गिरावट दर्ज की जा रही है। डेवलपर्स के मुताबिक अभी बाजार में घरों का एक बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। इस वजह से कीमतें अभी बॉटम लाइन पर हैं। ये बिल्कुल बॉटम पे प्राइस पे चल रही है। सभी को मालूम है कि आज की डेट में सभी लोगों के पास इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी है। इन्वेंट्री की जैसी अवेलेबिलिटी होती है तो हमेशा प्रेशर होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने होते हैं। वहाँ फिर प्रॉफिट वाली बात खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाजार देखें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का, ये बिल्कुल बॉटम लेवल पे चल रहा है। अगर लैंड की कॉस्ट देखें, एफआईआर की कॉस्ट देखें और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, तो इसके बाद इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर लेवल का भी मार्जिन नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन या जो एक मार्जिन होना चाहिए लेजिटिमेट, वो वाला मार्जिन भी नहीं है। जैसे ही कुछ इन्वेंट्री सोल्ड आउट होगी या कम आएंगी, ये रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि ये बॉटम पे चल रहे हैं। तो बायर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बायर को तो आज की डेट में जो कॉस्ट मिल रही है कभी मिल भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकते जिस रेट के ऊपर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इतनी फैसिलिटी के साथ, इतनी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ, इतनी सुविधाओं के साथ इस रेट के ऊपर कहीं भी अवेलेबल नहीं। प्रॉपर्टी की मांग में आई तेज गिरावट की वजह से बैंकों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। सीधे लफ्जों में बोले तो घरों की बिक्री ठप पड़ने से होम लोन की मांग में भी तेज गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद बैंक होम लोन रेट कटौती करने को तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट में देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है समय पर सभी अप्रूवल्स का न मिलना। भारत में किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कम से कम 30 अप्रूवल्स लेने होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अप्रूवल्स के मामले में सबसे निचले स्तर पर आता है। इस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें भी चढ़ जाती है। मौजूदा वक्त में हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी एक आम बात हो गई है। इससे निपटना अब घर खरीदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है और सही मायने में इसका कोई इलाज भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसके पीछे बिल्डरों की मंशा को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह सरकारी अप्रूवल्स का देरी से मिलना है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। देश में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में हो रही देरी की एकमात्र वजह
सभी जगह की मंजूरी में देरी है। जी हाँ, चाहे प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने की बात हो, अप्रूवल्स ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का बुरा हाल है। डेवलपर्स का कहना है कि अगर अप्रूवल सिस्टम सही हो तो वाकई में प्रोजेक्ट वक्त पर पाना मुमकिन होगा। कुछ जो अप्रूवल सिस्टम वगैरह है अथॉरिटी का, गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है, अप्रूवल सिस्टम को भी थोड़ा सरल बना रहे हैं, तो उससे काफ़ी बेहतर बाजार होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 184वां है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हाउसिंग प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के 20 से 28 चरण हैं। अगर सब कुछ वक्त पर हो तो सारे अप्रूवल में साल भर से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अगर कास्ट की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन कास्ट का 86% सिर्फ कंस्ट्रक्शन अप्रूवल में लग जाता है। जाहिर है इससे प्रोजेक्ट महंगा तो बनेगा ही, साथ ही देरी से भी बनेगा। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट को हिट होने में अप्रूवल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर अप्रूवल्स वक्त पर और सही कीमत पर मिले तो लोगों को सस्ता और समय पर घर उपलब्ध कराना मुमकिन हो पाएगा। कारोबारियों का कहना है कि पर्यावरण जैसे अप्रूवल्स को लेने में ही साल भर का समय लग जाता है। ऐसे में सस्ती हाउसिंग परियोजना को सस्ता और वक्त पर बनाना कैसे मुमकिन होगा? कि जहाँ पे मास्टर प्लान हैं ऑलरेडी, जहाँ एग्जिस्ट कर रही है मास्टर प्लान, वहाँ एक पूरे मास्टर प्लान का एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लीजिए। और मैं एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर अगर उस मास्टर प्लान में काम कर रहा हूँ स्पेसिफाइड रेजिडेंशियल जोन में और अफोर्डेबल हाउसिंग भी बना रहा हूँ, तो मुझे बार बार एनवायरमेंट वालों के पास ना भेजें, क्योंकि वहाँ फाइल को इतना टाइम लग जाता है। और वो टाइम मतलब मैं कंप्लाई करने को तैयार हूँ। आप मास्टर प्लान में आप रूल्स बना दीजिए कि जो जो काम करेगा एनवायरमेंट के लिए उसको ये सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी, मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ 6 महीने 8 महीने 1 साल जाके टाइम तो नहीं खराब करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है ज़मीन पे, उसके बाद ही आप एनवायरमेंट पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉस्ट को नीचे लेके आएंगी और अफोर्डेबल होम्स मार्केट में आएंगे। हालांकि देश के अलग अलग अथॉरिटीज अपनी कंस्ट्रक्शन अप्रूवल की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए काम कर रही है। अगर कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के चरणों को कम किया जाए, यानी 27 से घटाकर 5-6 तक लाया जाए, तो इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, प्रोजेक्ट सस्ते होंगे और समय पर पूरे होंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खासा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। गाजियाबाद में एक इलाका है, ये है राजनगर एक्सटेंशन। यहाँ पर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो आपको किफायती कीमत पर यहाँ फ्लैट उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी एक ऐसा ही शहर है जहाँ मौजूदा वक्त में घर खरीदने के लिए निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ये शहर भी तेजी से विकास कर रहा है। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी और बेहतर करने की दिशा में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के बीच 10.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। इस रोड के बन जाने से दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन पहुंचने में आधे घंटे के बजाय महज 8 मिनट ही लगेंगे। गाजियाबाद प्राधिकरण के प्रस्ताव के मुताबिक एलिवेटेड रोड का दूसरा छोर राजनगर एक्सटेंशन में मिलेगा। ये इलाका पहले से ही बिल्डरों और घर खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ भी छोटे बड़े कई बिल्डरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में 30,000 से ज्यादा घर बनाना प्रस्तावित है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ तैयार फ्लैट्स हैं और यहाँ लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट की औसतन कीमत 30 लाख रुपए है। एलिवेटेड रोड के बन जाने से इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत में करीब 50% तक का उछाल आएगा। हालांकि इस रोड को बनने में 2.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी निवेशक अच्छे रिटर्न पाने के लिए बेहतरीन जगह की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए ये इलाका मुफीद साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है वहाँ पे उतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन प्राइसिंग की नहीं हो पाई है, और लैंड की अवेलेबिलिटी आप देख रहे हैं कि एनसीआर के अंदर ख़त्म होती जा रही है, जो कि अच्छे लोकेशन पे लैंड जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो जब लैंड नहीं होगी और अच्छे लोकेशन पर प्रोजेक्ट्स होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आगे एप्रिसिएशन उन प्रोजेक्ट्स पे हो। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन जैसे ही 2 और इलाके विकसित किए जाएंगे, जहां घर की कीमत
20 लाख रुपए होगी। राजनगर एक्सटेंशन के पास ही 5000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। यहाँ अथॉरिटी की योजना हाईटेक सिटी बनाने की है। वक्त है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। स्टेट बैंक उन ग्राहकों से बिल्कुल भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है जो बाकी लेंडर्स से इस बैंक में अपना लोन शिफ्ट करा रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन की मांग में सुस्ती का असर स्टेट बैंक पर भी पड़ा है और बैंक अब खुद को रिटेल लोन सेगमेंट में गंभीर खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बैंक पहले ही मॉर्गेज पर सबसे कम रेट ऑफर कर रहा है। SBI प्री पेमेंट पेनाल्टी पर पहले से ही पाबंदी लगा चुका है और इसके रेट भी सबसे कम हैं। साथ ही प्रोसेसिंग फीस खत्म करने का फैसला किया। SBI का होम लोन तमाम लेंडर्स के मुकाबले सबसे सस्ता है। मोदी सरकार ने बुधवार को निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते घर की राह आसान कर दी। आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 तक सबको आवास मिशन को मंजूरी देते हुए 15 वर्ष तक के होम लोन के ब्याज पर 6.5% सब्सिडी का ऐलान किया है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगले साल के दौरान शहरी इलाकों में 2 करोड़ नए मकान बनाने की योजना है। आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाने वाली मुंबई जीवन यापन के लिहाज से देश का सबसे महंगा शहर भी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस मामले में दूसरे स्थान पर है। पेशेवर सेवाएं तथा सलाह देने वाली वैश्विक कंपनी मर्सर ने 2015 के लिए जारी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि जीवन यापन पर होने वाले खर्च के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। रिपोर्ट में अंगोला की राजधानी लुआंडा को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है और कराची को सबसे सस्ता शहर। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में 5000 घर बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये घर लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए जाएंगे। अथॉरिटी की माने तो 5000 घर अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2022 तक सबको घर देने के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है। 5000 घरों में से 2000 घरों के कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू हो चुका है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खासा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से मुलाकात करने का। रियल एस्टेट फर्टिनिटी में इन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, इनकी पहचान इनका काम है। हमारे साथ हैं ATS ग्रीन्स के MD गीतांबर आनंद जी। चलिए इनसे पूछते हैं कि 2015 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहेगा। आने वाले समय में करोड़ों घरों की ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया। क्या सरकार को भी साथ में आना चाहिए, PPP मॉडल अपनाना चाहिए, तभी ये मकसद पूरा हो पाएगा, इतने घर बनाए जा सकेंगे? ये तो प्राइवेट सेक्टर के रोल के बगैर ये मकान बन ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक ये वादा किया है कि हर हिंदुस्तानी के सर पे एक पक्की छत होगी। वो तो बहुत ही बड़ा एक, उसके लिए तो 11 करोड़ मकान चाहिए, उन्होंने खुद बॉम्बे में कहा। लेकिन ये अगर 6 करोड़ मकान भी बनाने तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर ये नहीं बन सकते। हमने सरकार से बोला है कि जो आज के जो आपके नियम कानून हैं, जो सैंक्शन करने में टाइम लगते हैं, जो हर जगह हमें ब्लैकमेल किया जाता है, जो करप्शन है सिस्टम में, उसकी वजह से 2 काम नहीं हो सकते। एक तो हम सप्लाई नहीं दे सकते मार्केट में, दूसरा हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है इन डिलेज और इस करप्शन की वजह से कि हमारे कस्टमर को वो सारा लोड होता है। इसलिए अफोर्डेबल होम देना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो गवर्नमेंट सुन रही है, उनको इस बात का एहसास है कि इस बात में जो हम कह रहे हैं इस बात में थोड़ा वजन है। तो वो देख रहे हैं कि एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेके आए ताकि क्लियरेंसेज में इतना टाइम ना लगे, 2-3 महीने में सब क्लियरेंसेज हो जाएं। दूसरा जो टैक्सेशन है उसको रैशनलाइज करने की बात चल रही है। तीसरा जो बात चल रही है वो ह्यूमन इंटरफेस हटाने की बात चल रही है, ताकि जहाँ ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ करप्शन होती ही होती है। तो ये सारी चीज़ें सरकार इस बात से सहमत है और उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के रोल के बगैर ये मकान नहीं बन सकते। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की ज़रूरत है अभी रियल एस्टेट मार्केट में, क्या आपको लगता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आएगी? देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस से डिले कट हो जाता है। डिले एक बिल्डर को जिसने अपनी ज़मीन पे पैसे लगा चुके हैं, वो ब्याज भर रहे हैं, वो मीटर चालू है। अगर आपका सारी परमिशन आने में 1 साल लग जाए और मैं प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकता, ज़मीन पे पैसे तो लग गए,
तो 1 साल का ब्याज जो मेरा वो कम हो जाएगा अगर मेरी सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, और वो वही परमिशन जो 1 साल या 1.5 साल में आती थी वो 3 महीने में अगर आ जाए तो मेरे को 1 साल का ब्याज बचता है लगभग। वो ब्याज जब बचता है तो मेरी प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ मैं जब प्राइस वर्कआउट करता हूं तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आती है, लैंड कॉस्ट भी आती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है। जब इंटरेस्ट कॉस्ट का जो फैक्टर है वो कम हो गया, अपने आप जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम हो गई। गीतांबा जी, रियल एस्टेट मार्केट में आपकी कंपनी का साख काफ़ी ऊपर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखा गया है कि काफ़ी ऊंचा है, लोग चाहते हैं कि आपके कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। बिल्डरों को आप क्या हिदायत देते हैं ताकि प्रॉपर्टी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो सके? मैं एक सिंपल मेरा फॉर्मूला है काम करने का। मैं ये सोचता हूं कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में मुझे खुद अपने परिवार समेत रहना पड़े तो क्या मुझे रहना यहाँ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा मुझे खुद, तो मेरे कस्टमर को कैसे लग सकता है। तो हमारी कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाओ जिसमें आपको खुद रहने में आनंद आए, मज़ा आए। अगर आपका ये इंटेंशन है कंस्ट्रक्शन करने का और बनाने का कॉम्प्लेक्स, तो फिर आपके प्रोडक्ट में 100% अप्रिसिएशन होगी, आपका कस्टमर सराहेगा, आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा और आपका माल अच्छी तरह बिकेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा। सर, आपकी योजना छोटे शहरों में अफोर्डेबल हाउस बनाने की भी है? देखिए, बात यह है कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म सोच रखनी है, बिजनेस, पहले 2 बातें हैं, एक है सोशल कॉज, एक है बिजनेस। एक सोशल कॉज है कि आई अंडरस्टैंड, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए स्टेट में, और बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं यूपी में, प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कह रहे हैं। तो हम भी अगर एक बिजनेस कम्युनिटी होते हुए हम अपना कुछ योगदान इसमें कर सकते हैं, तो हमें भी बनाने चाहिए ऐसे घर जिसमें कि 10 लाख का मकान, 15 लाख का, 12 लाख का मकान भी होना चाहिए छोटे शहरों में। तो हमारा यही है कि भाई इसमें क्योंकि इतनी डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है मकानों की, तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा वर्टिकल है एंटर करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है इसमें कि इसमें ये बहुत प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि अगर 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में मुझे एक अच्छा मकान देना है, तो अगर उस शहर के इन्वेस्टर्स की बजट 15 लाख है, तो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मैं 16 लाख की आपको दूंगा तो वो नहीं खरीदेंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए मुझे इतनी सेंसिटिव है कि अगर 7-8% की भी वेरिएशन हो जाए मेरी सेलिंग प्राइस में, वो माल नहीं बिकेगा। मेरा ये सोच है कि अगर हम लोगों को उस सेक्टर में जाना, उस पर्टिकुलर वर्टिकल में जाना है, हमें अपनी कंस्ट्रक्शन खुद करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा उसमें से, वो कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो परमिशंस हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उनमें 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। एक सिंगल विंडो की ज़रूरत वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना प्राइस सेंसिटिव, 5-7% ऊपर नीचे दाम होने से आपका प्रोजेक्ट फेल है। ATS ग्रीन क्या प्लान कर रहा है 2015 के लिए? अच्छा काम करेंगे, अच्छे मकान बनाएंगे, जितना ज़्यादा हमसे काम हो सकता है, जितने बढ़िया मकान बन सकते हैं ज़रूर बनाएंगे। और नए 2015 से आगे जाके अगले 5 सालों में हमारा ये पूरा फोकस रहेगा कि हम जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, मतलब मान लीजिए आप 10 लाख के मकान से लेके 30-40 लाख के मकान, ज़रूरी नहीं कि NCR में, लेकिन Tier 2, Tier 3 टाउन्स में भी हम बनाएं। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जो ये साल है डेवलपर्स फर्टिनिटी के लिए, खास करके जो एक स्टेज जो आप संभाल रहे हो, वहाँ से भी लोगों को ग्रीवेंस सब पूरे हो सके, और ये साल आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया साबित हो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए, इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर बिल्डर के रवैये से परेशान हो, तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।